हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के बारे में, और हम इसे और आगे की ओर पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा है, हिंदू कोड की इस कोष्ठी की कार्यवाही गुप्त रखी गई और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की गई। यानी हिंदू कोड बिल को गुप्त रखा गया और किसी भी समाचार पत्र के माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार नहीं किया गया, क्योंकि लोग को मानना था कि हिंदू कोड बिल पास ना हो, और जब हिंदू कोड बिल पास नहीं होगा तो महिलाओं का अधिकार नहीं मिल पाएगा। हिंदू कोड बिल की इस कोष्ठी से संबंधित एक दो ऐसी बातों का जिक्र करना भी प्रासंगिक न होगा, यद्यपि इन बातों का सीधा संबंध हिंदू कोड बिल से नहीं है। तथापि हिंदू कोड के घोर विरोधी ब्राह्मणों के चरित्र पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है, जो पाठकों के लिए आवश्यक रुचिकर होगा। हिंदू कोड बिल के घोर विरोधी एक सनातनी पंडित, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, उन्हें मैंने हिंदू कन्याओं को संपत्ति के अधिकार न देने के 3 कारण, जिन्हें वे बताने में असमर्थ थे, चुपके से उनके कान में बता दिए थे। एक आधा बार देवनागराचार्य की अंग्रेजी भाषणों का अनुवादक संस्कृत भाषा में दिया था, और उनकी संस्कृत का स्वार्थ अंग्रेजी दानों को दिया था। मेरे नाम के आगे शास्त्रीय उपाधि भी लगी थी। मेरी आकृति भी किसी द्विज ब्राह्मण के मुकाबले में कम नहीं थी। इन बातों से माधवाचार्य जी ने मुझे ब्राह्मण समझ लिया था। इन सब बातों से जब जाने का किराया मंत्रालय ने नकदी के रूप में अदा करना था। हिंदू कोड बिल का मुख्य कार्यालय या हेड ऑफिस तो कलकत्ता में स्थापित था। यानी हिंदू कोड बिल का मेन कार्यालय जो था कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया था। कलकत्ता में स्थापित था, क्योंकि इन्हें कहाँ के मारवाड़ी सेठ से इस विधेयक के विरोध के लिए धन मिलता था। माधव जी दिल्ली में कमला नगर नामक कॉलोनी में स्थित अपने निजी मकान से कोष्ठी में भाग लेने के लिए सम्मिलित हुआ करते थे। यानी कमला माधव जी जो थे दिल्ली के कोई कोष्ठी में से ये भाग लिया करते थे। ऐसी हालत में उन्हें उनके घर तक जाने के लिए टैक्सी का किराया ही मिल पाता था। मैंने उनसे एकांत में पूछा, कहिए पंडित जी, आप कहाँ से कोष्ठी में शामिल होने के लिए पधारे हैं? उसने सच बतला दिया कि मैं तो कमला नगर से आता हूँ, यानी कमला नगर दिल्ली से आता हूँ। वो पंडित महाशय ने बोले, क्योंकि मेरा घर वहाँ ही है। मैंने कहा कि अगर आप झूठ मूठ कह दे कि मैं कलकत्ता से आया हूँ और वहीं जाना है, तो मैं आपका कलकत्ता तक रेलवे के फर्स्ट क्लास का आने जाने का किराया तथा भत्ता आदि मिलाकर 200 रुपये तक दिलवा सकता हूँ। ये पंडित जी से बोल रहे थे कि अगर आप बोलिए कि हम कलकत्ता से आए हैं तो वहाँ का भत्ता और 200 रुपया किराया हम दे सकते हैं। माधव ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, क्यों नहीं, झूठ बोलने पर ऐसा हो सकता है। यानी एक बुक कह रहा है कि माधव ने कहा क्या ऐसा हो सकता है, तो इन्होंने बोला कि क्यों नहीं, झूठ बोलने से ऐसा हो सकता है। मैं तो इस धर्मजी वैष्णव सनातनी धर्मी एवं जन्म के ब्राह्मण की धर्म परीक्षा कर रहा था। उसने समझा कि संभवतः मैं सनातन ब्राह्मण शास्त्री उनका जातीय होने के नाते ऐसी सहानुभूति या पक्ष दिला रहा हूँ। माधव जी ने लिख कर दे दिया कि मैं कलकत्ता से आया हूँ। जब पैसे की बात बोला गया तो माधव जी जो थे सनातनी ब्राह्मण थे, और उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर 200 रुपया भत्ता और फर्स्ट क्लास का जाने आने का किराया मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा, तो उन्होंने एक पत्र लिख कर दे दिया कि मैं कलकत्ता से आया हूँ, और मैंने उसे 200 रुपये दिलवा दिए। यानी ये जो है 200 रुपये दिलवा दिए। माधवाचार्य ने मेरा धन्यवाद करने लगे और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं वास्तव में कोई कुलीन ब्राह्मण शास्त्री हूँ। संभवतः माधवाचार्य ने हरियाणा प्रांत के गौड़ ब्राह्मण थे।
हरियाणा का। वह गौड़ ब्राह्मण जाति से आते थे, गौड़ ब्राह्मण थे। जब 1951 ईस्वी में चुनावों का समय आया तो माधवाचार्य की प्रांतीय असेंबली में चुनाव लड़ने के लिए लार टपकी। 1991 में जब असेंबली के चुनाव आया तो ये माधव ब्राह्मण जो थे, माधवाचार्य जी, उन्हें इलेक्शन लड़ने का विचार आया, मन बनाए। उन्होंने मेरे पास एक पत्र जिसमें डाक टिकट भी थे, इस आस में भेजा कि हिंदू कोड बिल गोष्ठी के समय उन्होंने जो विचार प्रकट किए थे उनकी एक प्रति मैं भेज दूं। और उन्होंने इनके पास जो है, जो इनको समझ रहे थे कि ये भी ब्राह्मण है, तो एक पत्र के माध्यम से लिखा कि जो हिंदू कोड बिल का गोष्ठी होने जा रहा है उसका जो है हमें उसे भेज दें, ताकि मैं उनकी एक प्रति मैं उन्हें भेज दूं, ताकि वह उस वक्त की कार्यवाही को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो निर्वाचन घोषणा पत्र में सम्मिलित करके बनिए से धन और जाटों आदि जमींदारों से मत वोट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हिंदू कोड बिल के माध्यम से वो बनिए से धन यानी पैसा चुनाव में लगाने के लिए और लोगों से जो है वोट अपनी ओर कर सकते थे, क्योंकि एक मुद्दा था हिंदू कोड बिल, जिसमें वो सोचते थे कि अगर हिंदू कोड बिल के बारे में बोलेंगे कि इसमें मैं भी बहुत बड़ा योगदान दिया हूँ और हिंदू कोड बिल पर पास कराने में, तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा और लोगों ने मेरे ऊपर खर्चा भी चुनाव के लिए करेंगे और वोट भी देंगे। क्योंकि उन्होंने संयुक्त परिवार बना रहने का तथा कन्या को संपत्ति में अंशदान का विरोध किया था। वह दोनों बातें उसके चुनाव में लाभदायक सिद्ध हो सकती थी। अच्छा, मतलब कि उन्होंने जो है वो कहना चाह रहे थे कि हिंदू कोड बिल के मैं विरोधी रहा और मैं इसमें बहुत विरोध किया है, ताकि ये चुनाव में प्रचारक के रूप में जाए और उनका चुनाव में लाभदायक सिद्ध हो सके। मैंने अपने अधिकारियों से पूछा कि क्या हिंदू कोड गोष्ठी के संक्षेप किसी संबंध व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि उस गोष्ठी की सारी कार्यवाही गुप्त रखी गई है, वह किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। मैंने उनसे अनुसार ही पंडित माधव को उनके द्वारा भेजे टिकटों के समेत उत्तर दिया कि मेरे लिए ऐसा करना असंभव है। यानी इनको से मांगा गया था कि हिंदू कोड गोष्ठी का जो अति है आवेदन है वो मेरे पास भेजिए, तो ये अपने अधिकारी से बोले, तो बोले सीधा मना कर दिया, कहा कि नहीं, आप इसके किसी को भी पत्र नहीं भेज सकते हैं। तो इन्होंने फिर पुनः उसी टिकट पर उसी लेटर को लिख करके भेजे कि ऐसा संभव नहीं है। नामालूम उसने अपने निर्वाचन पत्र में क्या झूठ सच लिखा था, मुझे उसका ज्ञान नहीं और न ही उसे जानने में मेरी दिलचस्पी थी। बात हो गई, किंतु आगे वर्णित घटना इसी माधवाचार्य से संबंधित है, जिसका वर्णन करना असंगत नहीं होगा। इससे वर्ण व्यवस्था या जाति पाति की अवैधानिकता, जिसे स्वर्ण और द्विज लोग ब्राह्मण की बनाई व्यवस्था बताते नहीं थकते और चारों वर्णों में जाति भेदभाव को प्राकृतिक मानते हैं, उसमें कितनी विसंगति और अस्वाभाविकता है, इस प्रकार काफ़ी रोशनी पड़ती है। यानी जो है वो जो विधि व्यवस्था था उसको प्राकृतिक देन मानते थे, छुआछूत को प्राकृतिक देन मानते थे। ये बहुत ही दोषपूर्ण बातें थी, जिसको अगर वो कहते थे कि फलना से छुआ जाओगे महिला की जुती के बराबर है, ये प्राकृतिक बोलते थे, क्योंकि ब्राह्मण समझते थे कि ईश्वर का संतान मैं ही हूँ और मैं जो कहूँ वही सत्य है। माधवाचार्य जी मेरी आकृति, मेरी संस्कृतता तथा मेरे पक्षपाती एवं मृदु वार्ता से मुझे ब्राह्मण कुल अंतर्मान बैठे थे। विधि मंत्रालय में अनुवाद विभाग में, जिसका मैं अब अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट बनाया जा चुका था, और उसमें अब मेरे अतिरिक्त और 5 अनुवादक की भी भर्ती हो गई थी। यानी जो है
उस टाइम जो है इनको सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, जिनको समझा जाता था कि ये ब्राह्मण ही हैं, और इनके अनुवादक भी 5 को भर्ती किया गया था। उन अनुवादकों में एक चिरंजी लाल अग्रवाल जी थे, जो MA/MLB थे। वह ग्वालियर के निवासी थे। वह सनातन धर्म युवक सभा के मंत्री और कार्यकर्ता भी रह चुके थे। यानी जो है चिरंजी लाल अग्रवाल जो थे वो MM/LLB भी किए हुए थे, ग्वालियर के निवासी थे। वह सनातन धर्म युवक सभा के मंत्री कार्यकर्ता भी रह चुके थे। प्रायः पंडित माधवाचार्य को उपदेशक की हैसियत से वहां ग्वालियर में अपनी संस्था में उपदेश दिलवाने के लिए आमंत्रित किया करते थे। अभी अग्रवाल जी की नियुक्ति हुई थी। उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनके विभाग का अधीक्षक यानी मैं अछूत माने जाने वाली जाति का ही एक सदस्य हूँ। यानी जो अग्रवाल जी का भर्ती हुआ था उनको मालूम नहीं था कि मैं भी एक अछूत जाति का व्यक्ति माने जाने वाला भी नियुक्त हूँ। अग्रवाल जी अपनी नियुक्ति के पश्चात अपने महाोपदेशक माधवाचार्य को प्रणाम करने के लिए और दिल्ली में विधि मंत्रालय में अपनी नियुक्ति की सूचना देने के लिए माधवाचार्य जी के निवास स्थान कमला नगर कॉलोनी में जा पहुँचे। ये चित्तरंजन अग्रवाल जी जो है माधवाचार्य जी को मिलने के लिए उनको से स्वीकृति लेने मंत्री मंत्रालय में अपनी नियुक्ति पत्र की सूचना के लिए माधव जी के निवास स्थान कमला नगर दिल्ली जा पहुँचे। बातों बातों में मेरा जिक्र आरंभ हो गया तो अग्रवाल जी ने उन्हें बतलाया कि वह मेरे अधीनस्थ ही अनुवादक नियत हुए हैं। जैसा कि अग्रवाल ने मुझे बतलाया कि माधवाचार्य ने मेरी योग्यता और सांस्कृतिकता की ही बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरा एकमात्र संतान एक लड़की है जो अब 16-17 वर्ष की विवाह के योग्य हो चुकी है। मेरा अपना मकान और अपना ही एक प्रेस भी है। अग्रवाल जी कहे कि मेरा अपना मकान है, एक बच्ची है जो 16-17 साल की, उसके विवाह करने योग्य हो गया है, एक मेरा प्रेस भी है। इस संपत्ति की अधिकारी या अधिकारिणी भी यह मेरी एकमात्र कन्या ही है। यानी इस संपत्ति जो मेरा है इसका वारिस भी मेरी पुत्री ही है। तुम पंडित सोहनलाल शास्त्री जी से मालूम करो कि क्या उनका कोई कुंवारा लड़का है जो ब्याह योग्य आयु का हो। यदि ऐसा हो तो उन्हें प्रेरित करें कि वह मेरी कन्या से अनुपुत्र के विवाह की बातचीत करें। हमारे उनके संबंध और भी सुदृढ़ हो जाएंगे। यानी सोनीलाल शास्त्री जी के यहाँ पता करने के लिए बोले कि उनके यहाँ पता करो कि उनका लड़का कोई शादी करने योग्य है, ताकि मैं अपनी बच्ची को शादी उन्हीं से करवा सकूं और भी परिवार का जो नज़दीकियाँ हैं वो प्रगाढ़ हों। अग्रवाल जी ने मुझे यह सब समाचार का सुनाया। मैंने अग्रवाल जी को उत्तर दिया कि मेरा बड़ा पुत्र तो विवाह योग्य आयु पर तो पहुंच चुका है, किंतु अगर वर्ण व्यवस्था या जाति पाति का विचार